डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है पेरिस शांति सम्मेलन पार्ट सेकंड। पेरिस शांति सम्मेलन जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में बुलाया गया, फ्रांस की राजधानी पेरिस में बुलाया गया। इसमें मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के प्रति अनेक निर्णय लिए गए। इस शांति सम्मेलन का जो कार्यकाल था वो 5 साल तक रहा। 5 साल के अंदर इन्होंने इन पराजित राष्ट्रों के प्रति अनेक निर्णय लिए। उन निर्णयों को उनके द्वारा लागू किया गया। तो अब इसके अंतर्गत विभिन्न समझौते किए गए। जर्मनी के साथ जो संधि की गई 1919 में, वो संधि वर्साई की संधि कहलाती है। वही सबसे ज़्यादा प्रमुख है, क्योंकि जर्मनी को ही इस प्रथम विश्व युद्ध का पूर्ण उत्तरदायी उसी को माना गया था। इसके बाद हम देखें 1919 में ऑस्ट्रिया के साथ भी इन्होंने मित्र राष्ट्रों ने संधि की, और उसके बाद में बल्गेरिया के साथ, हंगरी के साथ, तुर्की के साथ जो कि संधि कहलाती है, सेब्रो की संधि कहलाती है, और फिर लोसान की संधि भी पुनः तुर्की के साथ 1923 में की गई। तो जर्मनी के साथ जो वर्साई की संधि से लेकर लोसान की संधि तक है, ये सारी संयुक्त रूप से ये सब शांति समझौता कहलाती हैं, और यही पेरिस शांति सम्मेलन में ये सब जो संधियां हुई हैं, इन्हीं को क्रियान्वित किया जाने लगा। और शांति सम्मेलन के मूल आधार क्या थे? इस पेरिस शांति सम्मेलन के मूल आधारों में हम देखें तो विल्सन के 14 सूत्र इसके मूल आधार बने। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने 1918 को अमेरिका के कांग्रेस के समक्ष 14 सूत्र रखे, जिनके आधार पर विश्व में स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। विल्सन ने इस बात पर बल दिया कि उसके 14 सूत्रों के आधार पर पेरिस की शांति संधियों का निर्माण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विल्सन ने 4 सिद्धांतों, 4 लक्ष्यों और शांति संबंधी 5 विशिष्ट बातों की घोषणा की। विल्सन के इन सभी सिद्धांतों का उद्देश्य यही था कि पेरिस शांति सम्मेलन में लोकतंत्र, राष्ट्रीयता और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों का पालन हुआ जाए। तो शांति सम्मेलन के मूल आधारों में सबसे प्रमुख है विल्सन के 14 सूत्र। दूसरा था गुप्त संधियां। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली आदि देशों ने युद्ध के समय पर अनेक गुप्त संधियां अनेक राष्ट्रों के साथ की गई थी, और इन लोगों का ये विचार था कि युद्ध समाप्त होने के बाद मित्र राष्ट्रों ने जिन राज्यों के साथ संधियां की हैं वो इस शांति सम्मेलन के आधार होना चाहिए, अर्थात ये गुप्त संधियां पूरी तरह से लागू होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हम देखें तो राष्ट्रीयता के सिद्धांत का भी इसमें पालन पर जोर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 में पोल, चेक, रोमानिया, फिन आदि जातियों ने अपनी स्वतंत्रता की मांग की। विल्सन के आत्मनिर्णय के सिद्धांत से इन जातियों में राष्ट्रीयता की भावना को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। अतः शांति सम्मेलन के नेताओं को राष्ट्रीयता के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ा, जिससे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, लिथुआनिया आदि नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ। अर्थात राष्ट्रीयता के सिद्धांत का भी एक मूल आधार बना कि शांति समझौते के अंतर्गत इसको भी लागू किया गया। इसके अतिरिक्त बड़े राष्ट्रों के राष्ट्रीय हित ये पूर्ण रूप से इस शांति सम्मेलन में छाए रहे। तो इसमें पेरिस में शांति संधियां तैयार करते समय इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, अमेरिका आदि के राष्ट्रीय हितों का भी पूरी तरह से ध्यान दिया गया। अमेरिका यूरोप और एशिया में अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखना चाहता था। इसके साथ ही वह सुदूर पूर्व जापान की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाना चाहता था। इंग्लैंड का मुख्य उद्देश्य था कि उसकी समुद्र की शक्ति और व्यापारिक प्रतिद्वंदी के रूप में जर्मनी को समाप्त करे, यूरोप का शांति संतुलन बनाए रखे। इसके लिए वे फ्रांस को भी अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था। जर्मनी के उपनिवेश साम्राज्य में से अधिक उपनिवेश वह स्वयं प्राप्त करना चाहता था।
फ्रांस का मूल उद्देश्य था कि जर्मनी को कुचल दिया जाए और इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वे दोबारा से कभी भी फ्रांस पर आक्रमण ना कर सके। इटली का उद्देश्य था कि उसे अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त हो जाएं। रूस की क्रांति का भी इस सम्मेलन में प्रभाव पड़ा। 1917 में रूस की क्रांति के द्वारा साम्यवादी विचारधारा को प्रोत्साहन मिला। अतः शांति सम्मेलन का प्रारूप तैयार करते समय इन सभी उपरोक्त बातों को शांति सम्मेलन में उनका ध्यान रखा गया। धन्यवाद।